अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। बुत तराश मदीहा हाशमी, किस्त नंबर 9। नावल स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि नावल्स कैसे लग रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको काइंडली शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। वो सादा-सा रेड कलर का पेपर था। उसने बाहर निकल कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने चिट पढ़ी। ऊपर लिखी तहरीर पढ़कर उसके कदमों से जान निकली थी। उसने बेसाख्ता कार का सहारा लिया। कौन था ये इंसान? एकदम से इसका फ़ोन बजा। उसने कॉल पिक की। कैसी है मिस सिला? नाम अच्छा है वैसे। मुस्कुराती हुई आवाज़ थी। कौन हो तुम? इतनी क्या जल्दी है? पता चल जाएगा। अभी सिर्फ मैं ये चाहता हूँ मोहतरमा, आप ज़रग़ाम की शादी में कोई रुकावट नहीं डालेंगी, वरना मेरे पास आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारा मवाद है। उसके माथे पर पसीना आ गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। वो दबी-दबी गुर्राई। उसने कहकहा लगाया। अगर आप खुद को शार्क समझती हैं, तो मैं खुद को शिकारी समझता हूँ। फिलहाल आप धमकी की पोजीशन में नहीं हैं। मैं देख लूँ तुम्हें, तुम याद रखना। शौक से, वैसे मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो इतना कहकर कॉल काट चुका था। उसने नंबर नोट करके शेयर किया। मुझे इस नंबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने मैसेज सेंड किया। पहले क्या मुसीबतें कम थी, जो एक और आ गई। उसने गुस्से से कार स्टार्ट की। वो हानिया के साथ उसी घर में आई। वो सच कह रही थी। वो औरत और इसका शौहर बहुत बदलिहाज थे। 2 घंटे वो इनके साथ सर खपाती रही। असद भी नहीं आया था। आज उससे पहले वो इसको धक्के मारते दोनों वापस आ गए। उसने सोचा एनजीओ ज्वाइन कर ले। जर्नलिस्ट ना तो सही, सोशलिस्ट ही सही। शादी में 2 दिन रह गए थे। वो दोनों स्कूल आ गई। कुछ एनजीओज के साथ वो कनेक्टेड थी। टीचर्स की सैलरी वही पे करते थे। उसे ऊपर वाले पोर्शन बनवाना था। जल्द से जल्द, इसलिए तो ज़रग़ाम से शादी कर रही थी। वरना जहन्नुम में जाता ज़रग़ाम, उसकी बीवी, उसकी दौलत और उसकी माँ के सारे किस्से। छुट्टी के बाद कुछ बच्चे वहीं पर थे। उन्होंने लॉक मास्टर की दुकान पर जाना था, मगर कुछ वक्त बाद वो सारे दायरा बनाकर बैठे थे। वो एक ताला हाथ में लिए बैठी थी और एक तार की मदद से उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर ये इसके बस की बात नहीं थी। उकताकर उसने बच्चे को ताला वापस किया। वो नहम का स्टूडेंट था और अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा ज़हीन था। 8वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़कर वो मजदूरी करने लगा और एक दिन ऐसे ही मोमना की नज़रों में आ गया। अब वो 10वीं जमात में चला जाएगा। उसने ताला पकड़ा और हंसकर बोला, बाजी, ये शौहर की जेब की तरह होता है, बड़े सब्र और तहम्मुल से उसे खोलते हैं। उसकी बात सुनकर वो बेख्तियार हंसी थी। उसके अंदर छुपे पिन्स होती हैं इसके अंदर 6 पिन्स होती हैं। वो तार मुख्तलिफ तरीके से घुमा रहा था और एक क्लिक की आवाज़ से ताला खुल गया। सबने पुरजोश होकर उसके लिए तालियां बजाई। तुम आईएसआई ज्वाइन करना अब्दुल्ला, वो खुश होकर बोली। मतलब जासूस? वो हैरान हुआ। हाँ जासूस, जब तुम मेट्रो कर लोगे मैं तुम्हें लैपटॉप लेकर दूंगी। बस तुमने बहुत सारी मेहनत करनी है ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाए और तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सके। हानिया फोन में घुसी हुई थी। कुछ देर बाद वो बच्चे चले गए तो वो भी बाहर आ गई। इसका दिल सालिहा के पास जाने का किया। उसने हानिया को एड्रेस बताया। दोनों आधे घंटे के बाद उनके घर थी। सालिया बिल्ली के बच्चे को हाथ में उठाए फीडर से दूध पिला रही थी। उसे देखकर मुस्कुराई। हानिया तो सफेद बिल्ली के बच्चे को देखकर पागल सी हो गई। उसे बिल्लियां बहुत पसंद थी। उसे उसने उसे अपने हाथ में ले लिया। मोमना जानती थी अब वो उसकी जान नहीं छोड़ने वाली। वो इनके साथ किचन में आ गई। शादी में 2 दिन थे। उसने सालिहा को शादी में आने का इसरार किया, मगर उन्होंने सहूलत से इनकार कर दिया। वो उदास हो गई थी। सालिहा बिरयानी की चीज़ें निकाल रही थी। उसने कहा वो उसे तरकीब बताती जाए, वो पका लेगी। इस तरह वो सीख भी लेगी। बाबा तो आज तक नाकाम ही रहे थे। वो किचन में बातें करते हुए पका रही थी। हानिया बाहर औरतों के साथ उनकी कहानियां सुन रही थी। साथ साथ सालिहा की बकरी ने 1 हफ्ता पहले जो बच्चे दिए थे, उसके पीछे पड़ी हुई। इनकी जान छोड़ती तो बिल्ली से लिपट जाती, कभी पौधों के चक्कर लगाती। ये सब इसकी फेवरेट थी। मगरिब की अजान के बाद वो बिरयानी सबके साथ खाकर और बाबा के लिए पैक करवा कर आ गई। हानिया ने बिल्ली का बच्चा सालिहा से ले लिया और उसे ड्रॉप करके चली गई। वो अंदर दाखिल हुई तो उसकी नज़र बाबा के साथ साथ उसके चहीते पर भी पड़ गई। वो सख्त बदमजा हो गई। बाबा की नज़रें बता रही थी कि वो इसके देर से आने पर ज़रा भी खुश नहीं है। टेबल पर शॉपिंग बैग्स भी पड़े हुए थे। टाइम देखा तुमने? मोमना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। नंबर भी बन जा रहा था तुम्हारा। वो गुस्से में नहीं थी, ना ही वो इस पर गुस्सा कर सकते थे।
मैं सालेहा आंटी की तरफ चली गई थी, बिरयानी सीखने। आपको बहुत पसंद है ना? उसने तवज्जो उनकी फेवरेट काम की तरफ दिलाई। शादी से 2 दिन पहले? उन्होंने अब्रू उठाया। तो क्या बाबा 2 दिन थोड़े होते हैं? उसने नाक से मक्खी उड़ाई। हाँ, 2 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम ऐसा करना कि रुखसती से 10 मिनट पहले आ जाना, ठीक है? ज़रख़ाम ने कहा तो उसने आँखें सिकोड़कर उसे देखा। मेरा बस चले तो मैं आऊँ ही ना, आँखों ही आँखों में जताया। और तुम्हारा ये बस चल नहीं सकता। उसने भी जताया। तुम कल ज़रख़ाम के साथ जाकर अपना ड्रेस ले आना, जिब्राइल ने कहा तो उसके माथे पर बल पड़े। तुम ये बिरयानी टेबल पर रखने के लिए आई हो? ज़रख़ाम ने उसे मुतवज्जो किया। नहीं, अपने बाबा के लिए लाई हूँ, मगर अब तुम बैठे हो तो तुम्हें भी टेस्ट करवा देती हूँ। वो एक अदा से बोली। तुम फिर शुरू हो गई। जिब्राइल ने घूरा तो वो मुंह बनाती उठ गई। अम्मी इतनी अच्छी थी, ये पता नहीं किस पे चली गई है। वो जलकर बोला था। तुम्हारी अम्मी के मुताबिक ये तुम पर गई है, तमाम आदात में। जिब्राइल ने याद करवाया। मैं ऐसा नहीं था, बहुत स्वीट था मैं। उसने एक नज़र किचन को देखा। मुझे पता है अच्छी तरह तुम कितने स्वीट थे। आप छोड़ें सब। घर वापस आ जाए, मोमना के बाद आप अकेले हो जाएंगे। वो संजीदा हो गया। मैं 18 साल से अकेला हूँ, मेरी फिक्र मत करो। वो सादगी से बोले। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? वो बेबसी से गोया हुआ। क्या चाहते हो? इस औरत को मैं जान से मार दूं? 18 साल गुजर गए मगर आज भी उसे देखकर मेरा दिल करता है मैं इसको जिंदा दफन कर दूं। और मैं ऐसा कर भी दूंगा, इसलिए मुझे फोर्स मत करो। वो कुछ कहने लगा मगर मोमना बाहर आ गई। उसने प्लेट्स इनके सामने रखी और पानी लेने चली गई। आप इसे कुकिंग नहीं सिखा सके बाबा। आप अच्छे शेफ नहीं। जरगाम ने प्लेट उठा ली और बात भी बदल दी। वो सब ठीक कर सकता था मगर रूह के बाद जिब्राइल की जिंदगी में आया हुआ खला नहीं। वो अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। मोमना वापस आकर बैठ गई और शॉपिंग बैग्स देखने लगी। ड्रेसेस थे, ज्वेलरी थी। ये सच में तुमने बनाई है? जिब्राइल ने हैरत से पूछा। वो एक छोटी सी डब्बी को देखने लगी थी। सच में, मैंने ही बनाया है बाबा। आंटी तो बस मुझे गाइड कर रही थी। सरगाम खामोश था। वो तो मरकर भी तारीफ ना करे। इसका टेस्ट कुछ जाना पहचाना लगा मुझे। खैर, बहुत मज़े की है। वो खामोश हो गए। उसने वो डिब्बी निकाली और खोला तो मुंह बुरा सा बना लिया। ये कौन ले आया? उसने नोजपिन वाली डबिया सामने की। इतनी मुश्किलों से जान छुड़ाई थी। एक तो बचपन में ही नाक सिलवा दिया। कॉलेज आने से पहले उसने नोजपिन उतार दी थी। पेंडू वाले शौक मैं लेकर आया हूँ। सोचा अपने बाबा की लाई हुई चीज तुम जरूर पहनोगी। वो सरसरी सा बोले। मैं ये नहीं पहनूंगी बाबा, मुझे सूट नहीं करती। तुम्हारी मर्जी, मैं तो मोहब्बत से लेकर आया था। उन्होंने कंधे उचकाए। वो पैर पटकते हुए अंदर चली गई। थैंक्स। उसके जाने के बाद वो बोला। तुम क्यों चाहते हो जब उसे ही पसंद नहीं? मैं उसे अम्मी की तरह देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो खुद को समेट कर रखे जैसे अम्मी थी, मगर वो इनसे बहुत मुख्तलिफ है। वो प्लेट पर झुका हुआ था। मैं इसे रूह की तरह नहीं बना सका, कभी इस पर सख्ती नहीं की। मैं नहीं चाहता था उसे माँ की कमी महसूस हो। वो संजीदा थे। सब ठीक है, मगर इसका मेकअप और फैशन मुझे एक आंख नहीं भाता। वो खुद को तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगी। वो हंसे थे। वो जैसी भी है ठीक है। मैं नहीं चाहता वो किसी की भी वजह से खुद को बदले। मोमना बेदिली से वापस कमरे में आ गई। वो शॉपिंग बैग्स उठाने आई थी मगर इनकी बातें सुनकर रुक गई। क्या वो झूठ बोल रहा था? उसने दोबारा लैपटॉप खोला। सरगाम की ईमेल्स पढ़ने लगी। कुछ खास नहीं थी। सोशल मीडिया पर भी उसकी कोई एक्टिविटी नहीं थी। उसने फेसबुक पर हुरम नाम की लड़की को सर्च करना शुरू किया। हजारों थी, मगर पहचानने के लिए जरगाम कैसे जानता था? इसने अकाउंट हैक किए हैं, तो फिर वो क्यों इसके हाथ कुछ लगने देगा? एकदम से उसका ख्याल आया कि अकाउंट्स तो सिरा के हैक करने चाहिए। वो मायनी खजी से मुस्कुराई। इसे एक और काम भी करना था। रूह के बारे में जानना था। वो कौन थी आखिर? तस्वीर तो कभी उसने देखी नहीं थी। बाबा के मुताबिक वो तस्वीर नहीं बनवाती थी। सब इसकी इतनी तारीफें करते थे मगर उसे रूह से कोई लगाव महसूस नहीं होता था। अजीब सी नफरत होती है उसके जिक्र से। शायद लाहौर वाले घर से कुछ मिल जाए। शादी के बाद ही वो लाहौर जा सकेगी। बाबा अब निकलने नहीं देंगे। वो दोनों डिजाइनर्स के पास आए थे। मोमना कब से एक के बाद एक ट्राई कर रही थी मगर कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सरगाम सख्त उकताहट का शिकार हो रहा था। क्या वो सारी जिंदगी ऐसे ही शॉपिंग करेगी? वो खुद ड्रेस देखने लगा। 5 मिनट लगे थे उसे पसंद करने में। उसे नफीसा स्काई ब्लू फ्रॉक पसंद आ गया। फुल आस्तीन और कवर नेक के साथ काम से भरा हुआ। उसने ड्रेस लिया और मोमना के पास आया। तुम ये ट्राई करो। मोमना ने कामदार फ्रॉक को तनकीदी नजरों से देखा।
अब वो अपने वलीमे पर ये पहनेगी। कोई मिलाद वाला ड्रेस शादी पर पहनता है। एक बार ट्राई करो, अगर तुम्हें सूट ना किया तो कहीं और चले जाएंगे। मुझे लगा था तुम्हें शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं, मगर तुम्हारा इंटरेस्ट देखकर मैं हैरान हूँ। वो जानता था अब वो ड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी और खामोशी से यही रख लेगी। मोमना ने उसके हाथ से ड्रेस झपटा और चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई थी। नहीं, ये अच्छा नहीं, हम कुछ और देख लेंगे। वो पुरसोच लहजे में बोला। नहीं, हम अब यही लेंगे। जरगाम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो इस ड्रेस में अच्छी लग रही थी। फिर वो ड्रेस लेकर बाहर आ गए। वो गाड़ी पार्किंग से ले आया। मोमना ने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। वो गाड़ी रोड पर डाल चुका था। मोमना सोच रही थी वो क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही थी। उसे आना भी नहीं चाहिए था। क्या तुम खुश हो? सरखाम ने नोट किया। इसका चेहरा एकदम से उतर गया। हाँ, खुश हूँ। एकदम से करोड़ों मिल गए मुझे। कम से कम मैं अपना स्कूल तो बेहतर बना सकूंगी। उसके लहजे में हल्की सी तनखी थी। इसके अलावा तुम्हें कोई खुशी नहीं? नहीं, मुझे शादीशुदा इंसान से शादी करने में कोई खुशी नहीं। उसका लहजा सर्द हो गया। अच्छा, तुम्हारे अलावा किस किस से शादी कर रखी है मैंने? मोड़ काटते हुए उसने मुस्कुराते हुए पूछा। वो उसे बातों में उलझाना चाहता था, उसे सुनना चाहता था। सवेरा से, हुरम से। वो एकदम रुकी और जबान दांतों तले दबाई। हुरम का नाम फिसल गया। जरगाम चौंक गया। उसे कैसे पता हुरम का? उसने गाड़ी साइड पर रोकी। तुम हुरम को कैसे जानती हो? उसने तेजी से पूछा। मोमना ने उसका चेहरा देखा। वो जो इतने दिनों से समझ रही थी कि सरगाम के खिलाफ इसे भड़काया गया है, अब एकदम से ही पुर यकीन हो गया था। सब सच था। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तल्खी से बोली। फर्क तो मुझे इस बात से भी नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी बीवी है, क्योंकि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की वजह से शादी कर रही हूँ और जल्दी ही तुमसे तलाक। बकवास बंद करो। मुझे पहले ही शक था तुम्हारे दिमाग में खन्नास भर चुका है। सरगाम ने गुस्से से इसकी बात काटी। मोमना हैरान से उसे देख रही थी। वो इसके साथ कैसे बात कर रहा था? उसे दुख हुआ। दिल जो पहले ही उदास था, एकदम से वीरान हो गया। जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ मुझे कोई मसला नहीं, तुम क्यों परेशान हो गए? कहीं तुम्हें ये खौफ तो नहीं कि मैं बाबा को न बता दूं? उसने तमस्खर से कहा। तुम बताकर देख लो, वो यकीन नहीं करेंगे। जानती हो क्यों? उसकी आंखों में उसके लिए बहुत गुस्सा था। मोमना की आंखें भीग रही थी। वो मुझ पर एतबार करते हैं। मसला तुम्हारा ये है कि तुम्हें बचपन से ही बेवकूफ बनने का शौक था, इसलिए तुम बेवकूफ बनती रहो और आई बनती रहोगी। आई समझ? उसने कार स्टार्ट कर दी। मोमना खुद को रोने से रोक रही थी। वो रश ड्राइविंग कर रहा था। जबड़े भींचे हुए थे। तो क्या तुम एतराफ कर रहे हो? एक आखिरी उम्मीद थी, शायद वो कहे ये मजाक था। हाँ, कर रहा हूँ। और तुम्हें जो समझना है समझो। मैं तुम्हें कोई वजाहत नहीं दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला। मोमना ने चेहरा मोड़ लिया। उसके सामने रोना भी नहीं चाहती थी। उस दिन के बाद बिलाल उसे मुसलसल तंग कर रहा था। कभी कॉल्स करता, कभी यूनी में रास्ता रोक लेता। वो सख्त डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। दोबारा वो सालेहा को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो तैयार होकर निकली, मगर यूनिवर्सिटी जाने की बजाय पुलिस स्टेशन आ गई। उसे याद था पहले भी उसकी मदद जरगाम ने की थी और वो अब भी करेगा। इसके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता था। ना ही वो किसी को बता सकती थी। मगर उसे मायूसी हुई। वहां जरगाम नहीं था। वो बोझल कदमों के साथ सड़क के किनारे चल रही थी। वो इस तरह बिलाल से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। उसे बिलाल का सामना करना होगा। तब तक वो ब्लैकमेल हो सकती थी। उसने बैग से फोन निकाला और बिलाल का नंबर डायल किया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इसी कैफे में जहां हम हमेशा साथ जाते थे। उसने इतना कहकर कॉल काट दी और रिक्शा रोककर उसमें बैठ गई। आधे घंटे बाद वो कैफे के सामने थी। उसने दिल में अल्लाह से मदद मांगी और कदम बढ़ा दिए। वो इसी टेबल पर इसका इंतजार कर रहा था। वो खुद को मजबूत रखते हुए उससे सामने जाकर बैठी। वो जरा सा मुस्कुराया। मैं जानता था तुम भी ज्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। वो उसे देखते हुए बोला। तुम सही कह रहे हो। मैं तुमसे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकती। माजी को कबूल करना पड़ता है। वो साई की तरह पीछा करता है। वो उसकी आंखों में देख रही थी। तो तुम मुझे कबूल कर रही हो, मगर आने से पहले ये हुलिया तो बदल कर आती। वो नखवत से बोला। मुझसे शादी करोगी? वो स्पाट लहजे में बोली। इस अचानक बात पर वो चौंक गया। शादी? उसने अबरूज खाया। हाँ, शादी। उसका लहजा अभी भी वैसा ही था। वो सोच में पड़ गया। वैसे तुम्हें मैं छोड़ तो सकता नहीं, मगर मेरे डैड नहीं मानेंगे। उसने कंधे उचकाए। तो फिर मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर। उसने तंग आकर कहा।
मैं इस बारे में सोचूंगा क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम रिश्ता भिजवा देना। अगर सोच लो तो इससे पहले मुझे कॉल करना ना करना। मैं पहले वाली नूर नहीं हूँ बिलाल। उसने अपना बैग उठा लिया क्योंकि इसकी बात खत्म हो चुकी थी। कुछ दिन तो सुकून से निकलेंगे। इसका इरादा सालेहा की तरफ जाने का था। इस बार वो किसी से कुछ नहीं कहने वाली थी। अपना मसला खुद ही हल करना था। यूनी का टाइम भी तो पूरा करना था। वक्त से पहले घर चली गई तो तरह तरह के सवालात। वो रिक्शे से उतरी और चलने लगी। दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई तो सहन में दिगे पड़ी हुई थी और सब काम में मगन थे। वो चलती हुई सालिया के पास आ गई। आज किसका ऑर्डर तैयार कर रहे हैं आप लोग? उसने नकाब चेहरे से नीचे किया। ऑर्डर नहीं है, ये सारा खाना यतीम खाने जाएगा। वो अपने मखसूस लहजे में बोली। क्या मैं कोई मदद करूं आपकी? उसने सबको देखा। ये लोग कितना काम करते थे। हाँ जरूर। जगह बच्चों के लिए कपड़े देकर गया था। इनको अच्छे से पैक करो और अच्छे अच्छे बॉक्स बनाकर इनमें से एक एक खिलौना और कैंडीज रख दो। वो मसरूफ से अंदाज में बोली। नूर ने अपना अबाया उतार कर रखा और बॉक्सेस बनाने लगी। उसे काम करना अच्छा लग रहा था। दिमाग से परेशानियां निकल गई। आंटी, आपके नजदीक शादी क्या है? उसने एकदम से सवाल पूछा तो इनके चलते हाथ रुक गए। हमारे नबी की सुन्नत। वो दोबारा काम में मगन हो गई। इसके अलावा वो एक बॉक्स में स्पाइडरमैन और कुछ कैंडीज रखकर इसको बंद कर रही थी। न जाने ये किसकी किस्मत में था। इसके स्पाइडरमैन की जरूरत भी थी या नहीं। जिम्मेदारी कुर्बानी थोड़ी थोड़ी सी खुशी और बहुत सारी परेशानी का नाम है। अगर हम सफर अच्छा हो तो सुकून का नाम है। उन्होंने देग में पानी डाला। आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? वो दूसरा बॉक्स पकड़ चुकी थी। जन्नत जैसी थी। मेरा एक बेटा था। बहुत प्यारा शौहर था। माँ थी। फिर उसने सर उठाकर देखा। फिर कुछ नहीं। मेरी अलहदगी हो गई। उन्होंने एक लंबा सांस लिया। आपको दुख नहीं हुआ? उसे ये बात सुनकर अफसोस हुआ था। हुआ था। हर इंसान को होता है। मगर फिर मैंने सब्र किया और अब तुम्हारे सामने हूँ। वो आग बुझा रही थी। उसने सुर्ख अंगारों को देखा। आपने सब्र कैसे सीख लिया? उसने एक और बॉक्स पकड़ा। मेरी अम्मी ने मुझे हजरत याकूब का वाकया सुनाया था जब वो अपने सबसे लाडले बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बिछड़ गए। सालों तक वो उनकी याद में रोते रहे। यहाँ तक कि आंखों की बिनाई चली गई। तुमने सुना है ये वाकया? वो रुककर उससे पूछने लगी। एक दिन आपने हमारे घर में ही सुनाया था। सालों की जुदाई के बाद वो अपने बेटे से मिलते हैं। मगर वो तो नबी थे। आम इंसान इतना सब्र कैसे कर सकता है? सब्र करने वाला आम इंसान नहीं होता। वो जरा सा मुस्कुराई। नूर खामोश हो गई। वो मजीद कुछ नहीं पूछना चाहती थी। खामोशी से बॉक्सेस बनाने लगी। वो भी दिल में अल्लाह से मदद और सब्र मांग रही थी। वो मोबाइल पर हुरम के बारे में भेजी गई इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा था। साथ ही इसकी कोई पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो सादा शलवार कमीज में मलबूस थी। पूरा नाम हुरम मैक्स जॉनसन था। अमेरिका की रिहायशी और लॉयर थी। उसके माथे पर बल पड़े। मगर इसका सिला से क्या ताल्लुक हो सकता था? और सिला ने इसका नाम ही क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए तो इस लड़की से मिलना पड़ेगा। उसने रियाज को कॉल की। मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहां जाओ और इस जगह को खरीद लो। इसके अलावा वलीमे पर अपनी पूरी फैमिली के साथ आना। परी को लाजमी लेकर आना। उसने रियाज की 5 साल की बेटी का नाम लिया। चंद बातें करने के बाद उसने कॉल काट दी। घर में शादी की तैयारियां मुकम्मल थीं, बस इसका अपना कमरा रह गया था। इसे सजे हुए कमरे कभी भी अच्छे नहीं लगते थे। पता नहीं इतने फूल लोग क्यों साया कर देते हैं। वो सोचते हुए नंबर मिला रहा था। सारी मिर्जियां इसकी तो नहीं चलनी थी। एक ही बार वलीमा होना है, कौन सा रोज रोज होना है। अगर कुछ फूल जाया हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद एक और जरूरी काम था। मोमना के स्कूल के ऊपर वाली बिल्डिंग बनवाना। और वो सबसे अहम काम सिला थी। बहुत साल हो गए अब इसे खेलते। अब इसकी बारी थी। इन्हें उजलत में कोयटा आना पड़ा। बड़ी खानम का इंतकाल हो गया। ये वक्त उनके सबके लिए बहुत मुश्किल था। रूह को लगा उसने एक दफा फिर माँ को खो दिया। 4 साल की मोमना के लिए सब अनजान सा था। उसे किसी का रोना समझ नहीं आ रहा था। हर वक्त रूह के साथ चिमटी रहती थी। मगर यहाँ पर वो इसे तवज्जो नहीं दे रही थी। ना ही जिब्राइल। वो बाहर लॉन में आ गई। पिंक फ्रॉक में वो छोटी सी गुड़िया लगती थी। बाहर सीढ़ियों पर आंखों पर गोल ग्लासेस लगाए 8 साला बच्चा जरगाम सर चेहरा हाथों में गिराए बैठा था। अभी तक वो रूह और जिब्राइल से नाराज था। वो चलती हुई इसके पास एक स्टेप ऊपर बैठ गई। जरगाम ने चेहरा उठाकर उसे देखा। तुम बाहर क्या कर रही हो? वो नरमी से पूछ रहा था। जो तुम कर रहे थे। वो साफ बोलती थी। मगर लहजा बहुत प्यारा था।
बोलते हुए वो मुंह के कई सागे बनाती। मैं तो बैठा हूँ। वो संजीदा था। मैं भी तो बैठी हूँ। उसने चेहरा उसकी तरह हाथों पर गिरा लिया। तुम अभी के अभी अंदर जाओ। जरखाम को ये लड़की जबान दराज लगी। वह बड़ा हो गया था। अब बार बार उसे अपनी दुल्हन नहीं कहता था। क्यों? ये मेरा घर है। तुम जाओ। वो मुंह फुलाकर बोली तो जरखाम हंसने लगा। ठीक है, ये तुम्हारा घर है मगर अभी तुम जाओ। उसने नरमी से कहा। मुझे भूख लगी है। सब बिजी हैं। क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है? वो आंखें मटका मटका कर बोली। जरखाम ने जेब से एक केक निकाला और उसे दिया। जिब्राइल के जाने के बाद उसने कभी चॉकलेट नहीं खाई थी। ये तो केक है। मुझे चॉकलेट खानी है। उसे केक वापस कर दिया। मैं चॉकलेट नहीं खाता। फिर वो संजीदा हो गया। क्यों? उसे तो जैसे सदमा लगा। क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ। वो उसकी बातों से तंग आ रहा था। बाहर कुछ देर अकेले बैठने आया था। इसलिए तुम इतने कड़वे हो, मेडिसन जैसे। उसे नाक चढ़ाई। ज्यादा बातें मत करो। मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ। वो उतार कर उठा। वरना ये लड़की इसका सर खाती रहती। मैं सड़कों पर उछलती हुई चल रही थी। सरकार ने उसका हाथ थाम रखा था। वो उसे करीबी दुकान पर ले आया और उसे चॉकलेट ले दी। पैसे देकर वापस पलटा तो हैरान रह गया। चॉकलेट कहाँ गई तुम्हारी? वो हैरत से बोला। वो तो मैंने खा ली। तो मुझे आइसक्रीम देकर दो। और चॉकलेट और फिर चॉकलेट्स। वो उंगली पर गिनवा रही थी। जरगाम ने उसे मतलूबा चीजें खरीद कर दी। वो अभी तक सोच रहा था इतनी जल्दी वो कैसे खा सकती थी। रास्ते में वो अपना सारा मुंह भर चुकी थी और आइसक्रीम से कोहनियां और कपड़े भी। वो रुका और उसकी फ्रॉक से उसके हाथ साफ करने लगा तो उसने चीखते हुए अपना फ्रॉक छुड़ाया। मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम कितनी गंदे बच्चे हो। दोनों हाथों से उसने फ्रॉक मजबूती से पकड़ रखा था। मैं तुम्हारा मुंह कैसे साफ करूंगा? वो इस छोटी सी लड़की को घूर कर बोला। अपने कपड़ों से। वही कदा से बोली। क्यों? मेरे कपड़े गंदे नहीं होंगे? उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। तुम बदल लेना। सरखाम ने मजीद कुछ नहीं कहा और अपनी शर्ट से उसके हाथ और मुंह अच्छी तरह साफ किए। फ्रॉक तो वो गंदा कर ही चुकी थी। जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या बनेगा? वो चलते हुए फिर शुरू हो गई। बिजनेसमैन। उसने मुख्तसर जवाब दिया। मोमना बिजनेसमैन से नावाकिफ थी। मगर मुझे तो पुलिसमैन अच्छे लगते हैं। बाबा के फ्रेंड हैं, सारम अंकल। वो बहुत अच्छे पुलिसमैन हैं। बहुत हैंडसम भी। जरगाम ने उसे तीखी नजरों से घूरा। ठीक है, मैं पुलिसमैन बन जाऊंगा। खुश? जरगाम को उसके हैंडसम सारम अंकल का जिक्र कुछ खास पसंद नहीं आया था। मुझसे तुमने पूछा ही नहीं। वो इसके सामने आ गई तो जरगाम को रुकना पड़ा। बताओ, तुम क्या करोगी? उसने पूछ लिया, गोया उसने हथियार फेंक दिए। मैं बड़ी होकर बेवकूफ बनूंगी। वो बहुत सीरियस होकर बता रही थी। जरखाम एकदम से हंसने लगा और फिर हंसता ही चला गया। वो मुंह बनाकर कुछ देर देखती रही, फिर खुद भी उसके साथ हंसने लगी। तुम क्यों हंस रही हो? जरखाम ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि तुम हंस रहे हो। वो भी खिलखिलाते हुए बोली। वो दोनों हंसते हुए चलते जा रहे थे। घर दाखिल हुए तो लॉन में सब बैठे हुए थे। वो रूह को देखकर अंदर चला गया। कहाँ गई थी आप? रूह ने उसके चॉकलेट से भरे हुए कपड़े देखकर पूछा। एंग्री बर्ड के साथ चॉकलेट खाने। उसे सरगम का नाम नहीं आता था। रूह उसे अंदर लेकर चलेगी ताकि उसे कपड़े पहना सके। मैं सोच रहा हूँ हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं। अम्मा के बाद यहाँ दिल नहीं लगता मेरा। सुल्तान ने कहा। यह हमारा आबाई घर है। जिब्राइल ने जवाब दिया। जानता हूँ, मगर मैं फैक्ट्री बनाने का सोच रहा हूँ। हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। वहाँ घर बनवा लेते हैं। सुल्तान ने कह क्या छोटा सा कप उठाया। मुझे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं। आप फैक्ट्री बना लें। मेरी बेटी बड़ी होकर बिजनेस चलाएगी, जरखाम के साथ। इस बात पर मरियम और सुल्तान हंसने लगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हो सके तो वापस आ जाओ। जरखाम उदास सा रहता है। अम्मा की बात तो बिल्कुल ही खामोश होकर रह गया है। अभी तो मुमकिन नहीं मेरा आना, मगर इस बार रूह और मोमना नहीं जाएंगी। उसने संजीदगी से कहा। मोमना और जरखाम के निकाह का क्या सोचा तुमने? मरियम ने पूछा। अभी वो छोटी है। 1-2 साल तक हम कर देंगे। तब तक हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। उसने अपना खाली कप रखा और उठ गया। कहाँ? सुल्तान ने उसे देखा, अपने दामाद को मनाने की कोशिश करने। वो मुस्कुराकर बोला। 2 साल से तो मना रहे हो। वो पीछे बोले। जिब्राइल मुस्कुराते हुए सलाम के रूम में जा रहे थे। दरवाजा खोला तो वो अंदर अलमारी में कुछ छुपा रहा था। उसे देखकर घबरा गया और अलमारी बंद कर दी। आपको नॉक करके आना चाहिए था। उसने अपने आर्टिफिशियल ग्लासेस नाक से ऊपर करके कहा। तो मेरे रूम में नॉक करके आते थे।
जिब्राइल ने याद दिलाया तो उसने सर झटका। अब तो आप खुश हैं, कोई तंग करने वाला नहीं होता आपको। उसने अपनी स्टडी टेबल पर बिखरी बुक्स को सेट किया, खुद को मसरूफ जाहिर कर रहा था। ये नाराजगी कब तक चलेगी? जिब्राइल उठकर उसके पास आए तो वो सोफे पर जाकर बैठ गया। जिब्राइल इसके पास जाकर बैठे तो वो उठकर जाने लगा। जिब्राइल ने उसे रोक लिया। क्या कोई अपने बाबा के साथ इस तरह करता है? 2 साल से तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा नहीं देखा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, उन्होंने मोहब्बत से कहा। जरखाम ने अपनी क्रिस्टल ब्राउन आंखें उठाकर उन्हें देखा। जो मोहब्बत करते हैं वो छोड़कर नहीं जाते। उसकी आंखों में नमी आ गई। जिब्राइल का दिल दुखा था। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अब तो मैं रूह और मोमना को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे पास। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आप मुझे बहला नहीं सकते। रूह अम्मी आपकी वाइफ है और मोमना आपकी बेटी। वो अब रोने वाला था। जिब्राइल को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसके ख्याल में वो दूर जाएगा तो चंद दिन में जरखाम ठीक हो जाएगा। जिब्राइल ने इसके ग्लासेस उतारे और उसकी आंखों को साफ किया। फिर इसकी पेशानी चूम ली और खुद से लगाया। वो अब रो रहा था, खामोशी से। सॉरी मेरी जान, मुझसे गलती हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था, मगर मैं वापस आ जाऊंगा। फिर हम एक साथ रहेंगे, हमेशा। मैं तुम्हें कभी खुद से नहीं दूर नहीं जाने दूंगा। जिब्राइल मोहब्बत से उससे कह रहे थे। वो उसको सीने से लगे रो रहा था। एकदम से दोनों चौंक गए। कहीं और से भी रोने की आवाज आ रही थी। दोनों ने पीछे देखा। सफेद स्कर्ट में साफ सुथरी मोमना दरवाजे में खड़ी रो रही थी। वो रोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। तुम क्यों रो रही हो? जरगाम अपना रोना भूल चुका था। क्योंकि तुम रो रहे हो, वो रोते हुए बोली। अब वो दोनों उसे चुप करवा रहे थे जब लवीजा रो रही थी। फिर जरगाम ने अपनी नाराजगी खत्म कर दी। 2 साल बाद उसे सबने हंसते हुए देखा था। जिब्राइल उसे और मोमना को बाहर ले जाता। उसकी हरकतें देखकर वो बहुत हंसता था। उसे घर में अगर उसे शीशे के ग्लास में पानी दिया जाता तो वो 2 घूंट पीने के बाद ग्लास तोड़ देती और फिर बहुत खुश होती। न जाने उसे बर्तन तोड़ने में क्या खुशी मिलती थी। उकताकर रूह ने उसके लिए स्टील के बर्तन निकाल दिए। पूरे घर में उसकी वजह से रौनक हो गई। सुल्तान और मरियम की चहेती थी। इनके साथ बातें करती रहती या फिर जरगाम को तंग करती। उसे बाहर लेकर जाए, चॉकलेट खिलाने। अगर वो मना करता तो गला फाड़ कर रोने लगती। इस वक्त वो जरगाम के साथ बैठी ड्राइंग कर रही थी। रूह उसे देखकर मुतमईन होकर जिब्राइल के लिए कॉफी बनाकर अंदर चली गई। सुबह वो वापस चला जाएगा। इस वक्त वो टेरेस में खड़ा था, गरम शॉल लेकर। सर्द हवा चल रही थी। उसने मग उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने अपनी चादर खोली। रूह ने उसके कंधे पर सर रखा तो जिब्राइल ने उसके गिर्द चादर लपेट दी। आप कब वापस आएंगे? वो उदासी से बोली। आता जाता रहूंगा, उसने कॉफी का सिप लेकर कहा। मेरे बगैर आपका दिल लग जाएगा? सर्द हवा दोनों के बाल उड़ा रही थी। चांद बादलों में गायब हो चुका था। तुम्हारे बगैर मेरा दिल लग सकता है क्या? वो उल्टा सवाल पूछ रहा था। क्या पता लग जाए। हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं। मोहब्बत पहले जैसी कहाँ रही होगी। उसने शिकवा किया। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, बल्कि इश्क करता हूँ। इसकी बात पर वो मुस्कुराई। चांद बादलों के पर्दे से बाहर निकल आया। नहीं, मुझे नहीं पता आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। तुम ड्रामेबाजियां बंद करो। वो हंसने लगा। सारी कॉफी पी चुके हैं ना आप? एकदम से उसे याद आया। मेरी इतनी मजाल। उसने आधा कप उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने पकड़ लिया। आपने मेरी कॉफी की तारीफ नहीं की। उसने एक सप लिया। अच्छा, टेस्ट करवाओ जरा। रूह ने मग उसके होंठों से लगाया। अब कुछ टेस्टी है, वो सोचते हुए बोला तो रूह बेख्तियार हंसी। वो जब भी उसे हंसते हुए देखता था तो खुदा का शुक्र अदा करता। इतने सालों बाद भी वो उसकी मुस्कुराहट बरकरार रख सका था। मैं आपको बताना भूल गई। जिस दिन हम यहाँ आए थे उस दिन घर आपकी कोई कॉलीग आई थी। उसे अचानक से याद आया। जिब्राइल ने माथे पे बल पड़े। कौन सी कलीग? उसने अपना नाम रोज बताया था। अजीब सी बातें कर रही थी और उसने मुझे होरोलैन कहा था। ये नाम सिर्फ आप ही लेते हैं। इसके अलावा बोल रही थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो बोल रही थी, मगर जिब्राइल उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह संजीदा हो चुका था। कुछ देर पहले वाली खुशगवारियत खत्म हो गई थी। एकदम दरवाजा खुला तो दोनों ही चौंक गए। जरखाम चीखता हुआ इनके रूम में आया और रूह के पीछे छुप गया। उसके पीछे मोमना अंदर आई। दोनों हैरान थे। आखिर हुआ क्या? जिब्राइल ने मोमना के हाथ में छिपकली देखी। एकदम से उसे घिन आई। जरखाम के डर की वजह भी वो जान गया। बाबा, इसको बैनिज कर दो।
اس کو چوٹ لگی ہے، میں نے اس اینگری برڈ سے کہا تو یہ بھاگنے لگا۔ وہ چھپکلی اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی تو جبرائیل کو مزید گھن آئی۔ بابا یہ پتہ نہیں کہاں سے اسے اٹھا کر لائی ہے، وہ مجھے ڈرا رہی ہے۔ زرغام نے ذرا سا سر نکالا مگر چھپکلی کو دیکھ کر پھر چھپ گیا۔ جبرائیل نے ایک نظر روح کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ ایک تو میری پیاری بیٹی نے کیڑے مکوڑوں کی بینڈیج کا بھی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ڈسٹ بن اٹھانے لگا۔ جلدی کرو نا، اس کو پین ہو رہا ہے۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لائی۔ چھپکلی اس کے ہاتھ میں آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ بابا کی جان، اس کو اسٹریچر میں ڈالو، میں اسے ہسپتال بھجوا دیتا ہوں۔ وہ ڈسٹ بن اس کے سامنے کرتے ہوئے ضبط سے بولا۔ بابا یہ تو ڈسٹ بن ہے، اسے افسوس ہوا۔ ڈسٹ بن اور ہوتی ہے گڑیا، یہ اسپیشل اسٹریچر ہے۔ اس نے سمجھانا چاہا تو وہ سوچنے لگی، یہ تو بہت بڑا ہے بابا، یہ اس میں ڈوب جائے گی۔ اس نے منہ بنایا، آنسو بس گرنے ہی والے تھے۔ میری گڑیا، ہاسپٹل دور ہے، چھوٹے اسٹریچر پر یہ گر جائے گی، اسے اور چوٹ لگ جائے گی، اس لیے بڑا اسٹریچر لے کر آیا ہوں۔ اسے اپنی بیٹی کی رحم دلی پر حیرانی ہرگز نہیں تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک دن کا کاکروچ اس کی بریانی والی پلیٹ میں رکھ دیا۔ اسے بھوک لگی تھی اور مومنا اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ اس نے چھپکلی نرمی سے ڈسٹ بن میں رکھ دی۔ جبرائیل نے ملازم کو آواز دی تو وہ کچھ دیر میں اندر آیا۔ اسے لے کر جاؤ اور باہر پھینک دو، دوبارہ کبھی بھی کیڑا مارو تو ذرا باہر پھینکا نا۔ اس نے سرگوشی کی۔ ملازم سر ہلاتا ڈسٹ بن لے گیا۔ اس کے کپڑے چینج کروا دو۔ اسے ابھی تک گھن آ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے باتھ روم میں لے گئی۔ زرغام کا بھی سانس بحال ہوا۔ بابا اس کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ وہ حیرت سے بولا۔ نہیں، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ وہ زرغام کو اپنی چادر میں چھپاتے ہوئے بولا، میں اس کے ہاتھ کا کبھی کچھ نہیں کھاؤں گا، یہ بہت گندی بچی ہے۔ اس کا تو دل خراب ہو رہا تھا۔ تم لڑکے ہو کر ڈرتے ہو یار، میری بیٹی کو دیکھو کتنی بہادر ہے وہ۔ ڈرتا نہیں ہوں، مجھے تو چھپکلی نہیں پسند، وہ جھرجھری لے کر بولا تو جبرائیل ہنسنے لگا۔ جبرائیل لاہور واپس چلا گیا تھا۔ سلطانہ نے مومنہ کا ایڈمیشن زرغام کے اسکول میں کروا دیا۔ اب وہ دونوں ساتھ ہی جاتے تھے۔ گھر میں روح اور مریم تھی۔ سلطان اسلام آباد چلے گئے۔ مومنہ روز ہی کوئی زخمی کیڑا اٹھا کر زرغام کے پیچھے دوڑتی اور وہ ڈر کر آگے آگے دوڑتا۔ اسے کیڑوں سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن باہر کہیں سے چوہے کا چھوٹا سا بچہ اٹھا کر روح کے پاس لے آئی۔ اس کی مما کھو گئی تھی اور مومنہ چاہتی تھی وہ اسے اپنا بھائی بنا لے اور روح اس کی مما بن جائے۔ روح نے مشکل سے چوہا لے کر باہر پھینکا اور رات کو جبرائیل کو کال کر کے ان کی بیٹی کی حرکت بتائی۔ وہ کتنی دیر ہنستا رہا اور پھر شرارت سے کہا، ہماری بیٹی کو ایک بھائی کی ضرورت ہے۔ روح نے گھبرا کر کال بند کر دی۔ 2 دن تک زرغام نے اسے اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا تھا۔ ایک دن باہر سے مینڈک کا بچہ اٹھا کر مریم کے گلاس میں ڈال دیا۔ بھائی، مینڈک کو گرمی لگ رہی تھی۔ سلطان کا وہ دن بدن جان سے پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن سلطان کا کوٹ باہر جا کر کتے کو پہنا دیا اور گھر آ کر کہا، ڈوگی کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ روح اس کی حرکتوں سے سخت عاجز آئی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ اپنے آدھے کپڑے باہر ایک غریب لڑکی کو دے آئی۔ روح تو حیران تھی، یہ باہر نکل کیسے جاتی ہے اور کہاں سے اس کو کیڑے مکوڑے مل جاتے ہیں۔ ان کا اسلام آباد والا گھر تقریباً تیار تھا۔ جبرائیل 2 دن کے لیے کوئٹہ آیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے۔ مومنہ 5 سال کی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کیے۔ رپورٹس کے مطابق وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ جان کر وہ گمسم سی ہو گئی۔ جبرائیل بھی پریشان تھا مگر اسے روح سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ اگر اس کی زندگی میں مومنہ نہ بھی ہوتی تو وہ اتنا ہی پیار کرتا روح سے۔ اس نے روح کو مشکل سے سمجھایا، اس کے پاس 2 بچے ہیں، زرغام اور مومنہ، اور اللہ کی مرضی ہے، وہ کیا کر سکتے تھے۔ جبرائیل نے مومنہ کے لیے 3-4 پلاٹس لیے اور لاہور والا گھر روح کے نام کر دیا۔ جو جائیداد وراثت میں ملی تھی وہ بھی مومنہ کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں تو اپنی جاب ہی کافی تھی۔ ان دنوں سلطان کے اسلام آباد بہت چکر لگ رہے تھے۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی ہوتے۔ جبرائیل زرغام کے روم میں تھا اور وہ اس کے بازو پر سر رکھے کہانی سن رہا تھا۔ مومنہ بھی بلو ٹراؤزر اور شرٹ میں دوڑتی ہوئی بیڈ پر چڑھ کر اپنے بابا کے سر پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ مطلب اس کا حق زیادہ تھا۔ جبرائیل اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر کہانی سنانے لگا۔ ابھی وہ شروع کرتا، مومنہ بول پڑتی۔ زرغام سخت بدمزہ ہوا۔ اس کے ساتھ جبرائیل بھی اب دونوں کی کہانی سنتے رہے۔ ایک سویٹ چھپکلی، ایک انوسینٹ سنیک، بیوٹیفل کاکروچ۔ دونوں کا ہی دل الٹ رہا تھا اس کی کہانیاں سن سن کر۔ وہ لوگ اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ 10 کنال پر مشتمل بنگلہ بہت خوبصورت تھا، بالکل محل جیسا۔ اس کے وسیع لان میں ہر رنگ کا پھول لگا ہوا تھا۔ ایک بڑا سا سوئمنگ پول تھا۔ لان کے ایک طرف 2 ہنس جڑے ہوئے تھے اور ان کی چونچ سے پانی بہتا تھا۔
इस वसीह महल का नाम खान मेंशन रखा गया था। जरखाम अब कुछ ज्यादा समझदार हो चुका था, मगर मोमना इसका दिमाग हिला देती। इनके निकाह का फंक्शन फाइनल हो चुका था। जरखाम चॉकलेट पकड़े उसे ढूंढ रहा था, न जाने कहाँ छुपी हुई थी। लॉन में आया तो नजर छत पर गई। उसके बाल नजर आ रहे थे। वो छुपकर क्या कर रही थी? जरखाम तेजी से ऊपर आया और शौक से वहीं रुक गया। वो अपने बाल आधे काट चुकी थी। कमर तक आते बाल कंधों तक रह गए। उसे सदमा लगा, क्योंकि उसे मोमना के बाल बहुत ज्यादा पसंद थे। उसे देखकर वो चौंक गई। सरगम अफसोस से कटे हुए चॉकलेट बाल देख रहा था। ये क्या किया तुमने, पागल लड़की? वो जमीन से कटे हुए बाल उठाकर गुस्से से बोला तो वो डर गई। जरगाम ने उसके सारे बाल उठाए, उसके हाथ से कैंची छीनी और हाथ पकड़ता हुआ नीचे ले आया। सब लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे। उसे देखकर सबका मुंह हैरत से खुल गया। बालों का सत्यानाश कर चुकी थी। रूह तो सदमे से रोने वाली हो गई। इतने खूबसूरत बाल इस लड़की ने काट दिए। हर बंदा अपनी जगह पर हैरत सदा था। जिब्राइल रूह का चेहरा देख चुका था। लाड प्यार अपनी जगह, मगर इस बार वो जरगाम की फेवरेट बाल काट चुकी थी। इसकी खैर नहीं थी। वो रूह से पहले इस तक पहुंच गया। ये तो तुम्हारे साथ थी? मरियम ने जरगाम से पूछा। ये छत पर छुपकर ये कारनामा सर अंजाम दे रही थी। उसने बालों का ढेर सामने किया तो सुल्तान की हंसी निकल गई। ये भी उसने किसी को देने होंगे। वो हंसते हुए बोले, मेरी जान, आपने बाल क्यों काट दिए? आपकी मम्मा को आपके बाल बहुत पसंद थे। जिब्राइल ने प्यार से पूछा, क्योंकि वो पहले ही रोने वाली थी। अब हद हो गई है जिब्राइल, इसने बाल काट दिए। रूह को तो अभी तक सदमा लगा हुआ था। बाबा, स्कूल में मेरी एक फ्रेंड है, इसके बाल नहीं है। सब इसका मजाक उड़ाते हैं। मैंने इसलिए काटे थे, मगर ये एंग्री बर्ड आ गया और उसने मुझे डांट दिया। अब वो रोने लगी थी। मरियम के उसकी बात सुनकर इस पर बेहद प्यार आया, जबकि सुल्तान को हंसी। रूह ने अपना सर पीट लिया। जिब्राइल ने इसे खुद से लगाया तो वो शिद्दत से रोने लगी। अच्छा, कोई बात नहीं, बाल ही तो थे, और आ जाएंगे। आप रोना बंद करो। इसके लिए थोड़े से और बाल काट लेते हैं। वो इसे उठाकर बाहर ले गया ताकि किसी सलून से इसके बाल ठीक करवा सके। इसकी रूह वहीं सोफे पर बैठी रह गई। सुल्तान जरूरी काम के लिए बाहर निकल गए। सरखाम ने एक नजर बालों को देखा, फिर इन्हें लेकर अपने कमरे में आ गया और इन्हें इसी बॉक्स में रख दिया जिसमें उसने चॉकलेट से भरी हुई सफेद शर्ट रखी थी।